Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए, जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम की जो आपके सीटेट के हुए थे उनकी आपकी ये टेस्ट सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका 23 जनवरी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी सच एज इमेजिनेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेटाकॉग्निशन आर डिस्कस्ड डोमिनेंटली अंडर डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। तो देखिए, किस क्षेत्र के अंतर्गत आपकी की जाती है, तो वो आपकी की जाती है संज्ञानात्मक। ठीक है, किसके? कॉग्निटिव क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन हेड टू टो डायरेक्शन। देखिए, विकास जब सिर से पैर की ओर होता है की दिशा में विकसित होता है, तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत इसको बतलाता है। तो देखिए, जब भी जो आपका विकास है वो हेड टू टो हो तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है सिफेलो कॉर्डल। ठीक है, क्या होता है आपका सिफेलो कॉर्डल। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल आपका होता है वो होता है आपका सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, सेंटर टू, ठीक है, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, सेंटर टू आउटवर्ड। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, ड्यूरिंग ईयरली एज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज एक्ट एज प्राइमरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। देखिए, प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं जो हैं वो बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका को निभाती हैं। तो देखिए, कौन सी संस्था है जो प्राइमरी होती है आपकी। तो देखिए, प्राइमरी संस्था में आपकी फैमिली आती है। ठीक है, तो यहाँ पर परिवार आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, और आस पड़ोस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राइमरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज़्यादातर बच्चे संरक्षण संपत्ति से संबंधित कार्य कर लेते हैं। देखिए, कंजर्वेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं ये। तो देखिए, CCS कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन जो है वो आपका कौन से स्टेज में आता है, तो वो आपका कौन से स्टेज में आ जाता है। देखिए, जो आपका कंजर्वेशन, सीरिएशन और क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो वो आपका कौन से उसमें आता है, तो वो आपका आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशन में। ठीक है, किस में आता है आपका मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पूछ रहे हैं ये कि जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं कॉग्निटिव थिंकिंग में वो कब आपके क्या होता है, बदलाव की प्रक्रिया उनमें होती है। तो देखिए, आपकी कब होती है, तो वो आपकी होती है जब इक्विलिब्रियम संतुलनीकरण द्वारा, अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा मतलब रिवर्सिबल थिंकिंग द्वारा, रोट मेमोराइजेशन द्वारा या फिर डिलेड इमिटेशन द्वारा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इक्विलिब्रेशन। ठीक है, संतुलीकरण द्वारा। ठीक है, संतुलीकरण द्वारा आपका क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में ढूंढा जा सकता है। देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज दैट आवर स्पेसिफिक मेंटल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस कैन बी ट्रेस टू आवर इंटरेक्शन विद अदर्स। तो देखिए, आपका ये किसने बताया था, तो ये आपके किसने बताए थे, तो देखिए यहाँ पर आपके हैं लेव वाइगॉस के द्वारा कि अगर आप क्या करोगे, दूसरों के साथ आप पारस्परिकता को ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो वो जो इंटरेक्शन है वो आपका किसने, लेव वाइगॉस्की ने। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय लेव वाइगॉस्की टू फैसिलिटेट लर्निंग। देखिए, लेव वाइगॉस्की से हमेशा सीटेट में 1 to 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, लेव वाइगॉस्की ने आपका सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया, तो उन्होंने किया आपका लैंग्वेज पर। ठीक है, किस पर किया आपका, लैंग्वेज पर। ठीक है, लैंग्वेज पर। सेकंड आपका किस पे आता है, कल्चर पर। ठीक है, किस पर किया आपका, कल्चर पर। उसके बाद इनका किस पर आता है, सोशल इंटरेक्शन। किस पर आता है आपका, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस्कृतिक उपकरणों को। ठीक है, किसको करना, आपका सांस्कृतिक उपकरणों को। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्य को आंकते समय जैसे को तैशा तर्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिए टिट फॉर टैट की कंडीशन बच्चे के अंदर कब आती है, तो वो आपकी आ जाती है जब इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस ओरिएंटेशन आपकी हो, पर्पस ओरिएंटेशन यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण आपका हो, तब बच्चा क्या होता है, टिट फॉर टैट की कंडीशन बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों को किस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है, बाह्य पुरस्कार के लिए, ये आपका गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण के लिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रटकर याद करने पे, इस पे हमें जोर ही नहीं देना है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, मतलब डिस्कवरी द्वारा सीखने के लिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी बात जो प्राइवेट स्पीच है वो क्या दर्शाती है। तो देखिए जो प्राइवेट स्पीच होती है बच्चे की, तो वो आपके क्या दर्शाती है, तो वो दर्शाती है एडवांस थिंकिंग को, इन एबिलिटी टू रेगुलेट देयर थॉट्स, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज़ को, या फिर मेटा कॉग्निशन स्किल को। तो देखिए जो निजी वाक होती है वो होती है उनकी अपनी सोच को वह नियमित करने की क्षमता। देखिए अपनी सोच को वह नियमित करने की क्षमता, जब बच्चा खुद से ही बातें करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं। देखिए जो समकालीन कंटेम्प्रेरी थ्योरीज जो होती हैं वो कंसेप्चुलाइज इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस एज, तो देखिए एक दिशीय सामान्य क्षमता, बहुदिशीय क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हो, या फिर आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, या फिर वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी हैविंग सेवरल डिफरेंट एस्पेक्ट्स। देखिए जो इंटेलिजेंस होती है वो आपके क्या दर्शाती है, बहु दिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में, यह कथन किसका उदाहरण है। तो देखिए जब ये चीज़ आती है कि लड़कों और लड़कियों को क्या करा जाता है, आपका कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पर आपके कौन सी कंडीशन आपकी आ जाती है, तो वहाँ पर आती है आपकी जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, क्या आता है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या आपका महत्वपूर्ण है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, कठोर पाठ्यचर्या का पालन आपको नहीं करना है, मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, या फिर विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना। देखिए अलग अलग समूह में आपको बच्चों को, मतलब लेबलिंग बच्चों की नहीं करनी है। ठीक है, डिवाइड नहीं करना उनको उनके कल्चर और सोशल आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। क्या है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य आपका क्या होता है। मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, तो देखिए जो असेसमेंट है उसका मेन पर्पज आपका क्या होता है, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, या फिर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। देखिए ये जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपका कथन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कथन ए आपका क्या कह रहा है, एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क आपका क्या कह रहा है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही है। ए और आर आपके दोनों ही सही हैं, और आर जो है वो आपकी व्याख्या कर रहा है ए की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके
कथन ए है और कथन जो आपका तर्क है आर। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या बता रहा है। देखिए वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु सिर्फ वंचित वर्गों के ही विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर गलत है यहाँ पर, ठीक है। मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाहित कर लेता है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 ए और आर आपके दोनों ही यहाँ पर गलत हैं, ठीक है। ए और आर आपके दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है देखिए निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है। देखिए कौन सा कारक है जो आपका बाधक है। तो देखिए विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना सुगम्यता या फिर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए जो बाधक है तो वो है विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा। क्या है आपका विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाधक ये पूछ रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन वैकल्य। देखिए पठन वैकल्य आपको क्या होता है, डिसलेक्सिया से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही है। तो देखिए उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, हमेशा सुस्त होते हैं, किसी भी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर रहता है। तो देखिए वो पूछ रहे हैं आपसे पठन वैकल्य मतलब डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया आपका कब होता है, जब बच्चा क्या कर रहा है, उन्हें अक्सर लेख और बोध में कठिनाई होती है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है। देखिए कब क्या है आपका इम्पल्सिविटी इन अटेंशन और डिसऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए किस चीज़ के आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो वो हैं आपके अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है, ADHD, ठीक है। ADHD के आपके क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। तो देखिए कौन सा है अधिगम की कठिनाइयों को पहचानने का। तो यहाँ पर आपका मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण या फिर बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं या फिर केस अध्ययन। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका केस स्टडी, ठीक है। अधिगम कठिनाइयों को पहचानने के लिए आप क्या करोगे, बच्चे के केस स्टडी करोगे, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। तो देखिए किस तरीके से जो बच्चे हैं वो प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। विषय वस्तु को रटकर याद करते हैं, रटकर याद हमें नहीं करना। अपने आसपास की वस्तुओं से पारस्परिकता द्वारा, दंड के भय से भी आपको नहीं बच्चे को याद कराना है। अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर, तो निष्क्रिय नहीं होना, सक्रिय होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और सारे वर्ड जो है वो आपके नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल अराउंड दैम, ठीक है। तो जो 21 आपका है इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है। तो देखिए विद्यार्थियों के अधिगम में लगाव को कौन सी चीज़ आपकी बढ़ा रही है। तो देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन कौन कौन से हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, विद्यार्थियों को योग्यता के प्रति सतत स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, उन्हें संदर्भ में वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। तो देखिए जो इंगेजमेंट होती है वो आपकी कब होती है, जब बच्चों द्वारा स्वनियमन किया जाए। देखिए सेल्फ रेगुलेशन बाय स्टूडेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो आपकी फैसिलिटेट करती है। तो देखिए इसमें आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक संरचनावाद। क्या हो जाएगा आपका, सामाजिक संरचनावाद। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले, ठीक है। उसके बाद आपका तर्क दिया हुआ है सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्थान है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा कि ए तो सही है लेकिन आर क्या है आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रुटियाँ। देखिए जो एरर्स होती हैं वो आपकी
क्या करती हैं, ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो एरर्स हैं वो आपकी क्या करती हैं। ठीक है, तो अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, बिल्कुल गलत है। केवल नकारात्मक, देखिए यहाँ पर केवल आपका आ गया नेगेटिव वर्ड है, तो आपका बिल्कुल ही कट हो जाएगा। केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। फोर्थ आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि। देखिए, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता। सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप में प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या फिर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। ठीक है, क्या होता है आपका गहरा असर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है एक अध्यापिका जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए, तो देखिए क्यों प्रेरित करना चाहिए, दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रणाम इत्यादि पाने के लिए, संपत्तियों की समझ बढ़ाने के लिए, या फिर अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इन्हेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। तो देखिए कौन सी चीज़ है जो विद्यार्थियों की सकारात्मक रूप से आपकी बढ़ाती है, तो वो है आपकी अपसारी सोच या फिर परासंज्ञान। क्या है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग और मेटाकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। तो देखिए कौन सा कारक है जो अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है, तो देखिए रिजिड सीटिंग प्लान, बैठने की अनगम्य योजना, जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, या फिर संसाधन संपन्न वातावरण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बैरियर पूछ रहे हैं ना, ये देखिए ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है, ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है और ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट है। यहाँ पर बैरियर आपसे पूछ रहे हैं, तो बैरियर आपका क्या होगा, बैठने की अनम्य योजना, रिजिड सीटिंग प्लान। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए एक अध्यापक को आपका क्या करना चाहिए, संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भाषावली और चिन्हों संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विभिन्न उपसंप्रत्तियों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हों, मैंने प्रीवियस में भी आपकी बहुत सारी क्लासेस आपकी करा दी हैं ऑनलाइन जो आपके एग्जाम हुए थे उनकी। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।